हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था रुद्रदामन, जिसमें अपने रुद्रदामन की शुरुआती जीवन और उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में टॉपिक कर चुके थे। इसी कड़ी में आज अपने आगे टॉपिक शुरू करना है रुद्रदामन की शासन व्यवस्था व व्यक्तित्व। तो आज का हमारा नया टॉपिक क्या है? रुद्रदामन की शासन व्यवस्था व व्यक्तित्व। अगर अपने बात करें इसमें पहला टॉपिक अपने कौन सा निकालते हैं? शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था तो रुद्रदामन के शासन व्यवस्था की जो जानकारी है हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। किसका है जूनागढ़ अभिलेख? तो स्वयं रुद्रदामन का है। कहाँ है? तो सौराष्ट्र प्रांत गुजरात में है। कहाँ है? सौराष्ट्र प्रांत गुजरात में। इससे क्या जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से? रुद्रदामन की शासन व्यवस्था के बारे में भी रुद्रदामन ने अपने राज्य को प्रांतों में बांट रखा था। क्या कर रखा था? राज्य को प्रांतों में बांट रखा था। प्रांतों में बांट रखा था और प्रांत का जो उत्तरदायित्व होता था वो प्रांतीय शासकों के अधीन होता था। किसके अधीन होता था? प्रांतीय शासकों के अधीन होता था। प्रांतीय शासकों के अधीन, यानी कि एक तरीके से प्रांतों के स्वामी कौन बन गए? जो प्रांतीय शासक होते थे वे क्या बन गए? प्रांतों के स्वामी बन गए। या सारा कर्ता धर्ता किसके हाथ में होता था प्रांतों का? वो थे प्रांतीय शासक। इन्हें गवर्नर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गवर्नर कहा जाता था। ऐसे ये गवर्नर का उदाहरण मिलता है जिसका नाम था सुविशाख। क्या था? सुविशाख। सुविशाख का उदाहरण किसमें मिलता है? पहली बात तो ये कहाँ का गवर्नर था? तो ये रुद्रदामन के समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था। कहाँ का था? सौराष्ट्र प्रांत गुजरात का। गुजरात का गवर्नर था ये। इसके द्वारा क्या कार्य करवाया गया? तो सुविशाख के द्वारा रुद्रदामन के कहने पर सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया। क्या करवाया गया? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया। जीर्णोद्धार करवाया गया। तो इसी प्रकार का जो गवर्नर है वो सुविशाख है, यानी कि प्रांतीय शासकों में एक प्रमुख प्रांतीय शासक कौन था? सुविशाख था, जिसके नेतृत्व में रुद्रदामन ने जो सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्धार करवाया था। अगर इसकी बात करें तो ये पहलव जातीय था। सुविशाख कौन था? पहलव जातीय था। राजा के कार्यों में या राज कार्यों में सहायता के लिए मंत्री परिषद भी होती थी। अगर रुद्रदामन के समय देखें तो मंत्री परिषद का क्या कार्य होता था? तो मंत्री परिषद क्या काम करती थी? मंत्री परिषद राजा को राज कार्यों में सहायता देती थी। क्या करती थी? राजा को राज कार्यों में सहायता देने का कार्य किसका होता था? मंत्री परिषद का होता था। इसके अलावा अगर अपने बात करें भी सचिव, इसके समय एक सचिव का गठन भी किया गया था। जो सचिव का क्या काम होता था? वह शासन प्रबंधन में परामर्श देने का कार्य करता था। कौन होता था? एक सचिव था। वह राजा को शासन प्रबंधन में सलाह देने का कार्य करता था। सलाह देने का कार्य करता था। इसके अलावा क्रम सचिव का एक पद भी था। कौन सा था? क्रम सचिव का पद। एक तो सचिव हो गया, सचिव क्या काम करेगा? शासन प्रबंधन में सलाह देने का कार्य करेगा। मंत्री परिषद हो गई, मंत्री परिषद का क्या कार्य होगा? राजा को राज कार्यों में सहायता देने का कार्य है। ठीक है। इसके अलावा क्रम सचिव, क्रम सचिव क्या कार्य करेगा? जो राजाज्ञा है, राजाज्ञाओं को लागू करने का कार्य या अपने कहते हैं नीति को लागू करने का कार्य। किसे? नीति या कानून कह सकते हैं अपने। कानून को लागू करने का कार्य किसका होता था? क्रम सचिव का होता था। तो एक सचिव हो गया, एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता था और क्रम सचिव होता था। तीनों के अलग अलग कार्य होते थे। उसकी शासन व्यवस्था एवं कर प्रणाली धर्म आधारित थी। अगर बात करें अपने इसी के अंतर्गत अंतिम टॉपिक भी रुद्रदामन की जो कर प्रणाली थी वो किस आधारित थी? तो कर प्रणाली जो थी वो धर्म आधारित थी। क्या थी? कर प्रणाली धर्म आधारित थी। धर्म आधारित थी, यानी कि जनता पर अतिरिक्त कोई कर भार नहीं डाला जाता था। जनता से एक्स्ट्रा रूप में कोई कर वगैरह नहीं लिया जाता था। इसका उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूँ। सुदर्शन झील इसका उदाहरण है।
वैसे आगे अपने इसके व्यक्तित्व में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि सुदर्शन झील का जब जीर्णोद्धार करवाया गया तो रुद्रदामन ने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। हालांकि इसकी मंत्री परिषद ने इसका विरोध भी किया था, भी हमें क्या करना चाहिए, जनता पर कर लगाकर ही उस कर से क्या करना चाहिए, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाना चाहिए। लेकिन रुद्रदामन ने उनकी बातों को नहीं माना और स्वयं पूंजी लगाकर इस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। अब अपने इसी के अंतर्गत दूसरा टॉपिक करेंगे। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा इसके अंतर्गत, रुद्रदामन का व्यक्तित्व। क्या है टॉपिक हमारा, रुद्रदामन का व्यक्तित्व। व्यक्तित्व की बात करें तो इसकी जानकारी भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख किसका है मैं आपको बार बार बता भी चुका हूँ। तो जूनागढ़ अभिलेख स्वयं किसके द्वारा लिखवाया गया था, रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था। इस लेख में उसके व्यक्तित्व का जो पक्ष सर्वाधिक उभरा है वह उसकी जन कल्याण की भावना है। यानी कि जूनागढ़ अभिलेख से स्पष्ट होता है भी जो रुद्रदामन था वह जन कल्याणकारी राजा था। क्या था, जन कल्याणकारी राजा था, राजा या अपने कह सकते हैं शासक था। इसका उदाहरण, तो उदाहरण क्या है, सुदर्शन झील है। क्या है, सुदर्शन झील है। सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार से पूर्व जब रुद्रदामन अपनी मंत्री परिषद से सलाह मशवरा करता है, उस समय मंत्री परिषद ने क्या सलाह दी भी हमें क्या करना चाहिए, जनता पर कर लगाकर उसी कर से हमें क्या करना चाहिए, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करना चाहिए। लेकिन रुद्रदामन ने मंत्री परिषद की बात को नकारते हुए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार स्वयं के खर्चे से करवाया था। उसने बांध के लिए प्रजा से कोई अतिरिक्त कर नहीं लिया, यानी कि सुदर्शन झील के निर्माण के लिए इसने जनता से कोई अतिरिक्त कर वगैरह नहीं लिया था, जो उसके जन कल्याणकारी या जन कल्याणकारी भावना को दर्शाता है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं भी जो रुद्रदामन था वह उच्च आदर्शों का या उच्च आदर्शों को मानने वाला व्यक्ति था। उच्च आदर्शों को मानने वाला व्यक्ति था। रुद्रदामन शरणागत की रक्षा के लिए प्रसिद्ध था। शरणागत की रक्षा के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि अगर कोई भी शरणागत रुद्रदामन के पास आता तो रुद्रदामन उसकी सुरक्षा रक्षा आदि का दायित्व स्वयं उठाता था। वह सदैव शरणागत की रक्षा करने वाला और युद्ध के अतिरिक्त किसी का भी वध न करने की प्रतिज्ञा लेने वाला दयालु व्यक्ति था। यानी कि युद्ध में अगर किसी की हत्या होती है, वध होती है, उस चीज़ को छोड़कर अन्य किसी भी रूप में किसी का वध नहीं किया जाएगा, जिससे इसके दयालु व्यक्तित्व पर भी प्रकाश पड़ता है। उसने अपने प्रजाजनों को डाकुओं, जंगली पशुओं व रोगों से भयमुक्त रखा था। अगर बात करें डाकुओं की, जंगली पशुओं की, तो इनसे भी अपनी जनता को क्या रखा, भयमुक्त रखा था। यानी कि पूर्ण रूप से शासन प्रबंधन इसने कर रखा था। इसके अलावा अपने बात करें, वह एक कुशल सेनानायक और योद्धा था। वह शस्त्र व शास्त्र दोनों में कुशल सेनानायक और योद्धा था। वह शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या जानता था। रुद्रदामन की अगर बात करें, रुद्रदामन शस्त्र व शास्त्र दोनों का ज्ञाता था। दोनों क्या ज्ञाता था। शास्त्र क्या हो गया, शस्त्र क्या हो गया। शस्त्र तो जैसे भाला, तलवार, ठीक है, इस प्रकार की जो लोहे अपने कह सकते हैं धातु से बनी हुई वस्तुएं। शास्त्र क्या हो गया, जैसे अपनी पुस्तकें हैं, ठीक है, अपने कह सकते हैं भी जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, काव्य ग्रंथ हैं, उनका भी वह ज्ञाता था। वह संगीत व शास्त्रों का ज्ञाता था। संस्कृत व संस्कृति का संरक्षक था। इसका स्पष्ट उदाहरण भी हमें मिलता है। देखो, संस्कृत भाषा का इसने बढ़ोतरी की थी, संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित दिया था, भाषा को प्रोत्साहन इसने दिया था। जिससे इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है जो इसके द्वारा लेख लिखवाया गया था, वह लेख किस भाषा में लिखवाया गया था, संस्कृत भाषा में लिखवाया गया। स्वयं यह विदेशी था, लेकिन उसके बावजूद भी इसने संस्कृत भाषा के लिए भरपूर प्रयास किए थे।
काव्य शास्त्र का मर्मज्ञ, शब्दार्थ यानी कि व्याकरण, न्याय यानी कि तर्कशास्त्र का ज्ञाता तथा हाथी घोड़े रथादि के संचालन एवं तलवार ढाल आदि के युद्ध में प्रवीण व्यक्तित्व का धनी था। अगर अपने बात करें रुद्रदामन की, तो रुद्रदामन हर प्रकार की शस्त्र अस्त्र शास्त्र हर प्रकार की विद्याओं में निपुण था। वह जितने भी इससे पूर्व विदेशी शासक है उनमें सर्वश्रेष्ठ शासकों में से गिना जा सकता है। तो बच्चों आज हमारा जो टॉपिक था रुद्रदामन वह कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपना न्यू टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।